जिसमें आज हम भारत के लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी संवेदना से खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की नाव को पार लगाने में जो नाविक लगते हैं, उनमें से एक ने आज हाथ से चप्पू रख दिए। ये कह दिया कि लोकतंत्र को बचाना उनकी ड्यूटी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, ये शब्द हैं राहुल गांधी के, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वैसे तो विपक्ष में हर दल के अपने नेता हैं, लेकिन सारे विपक्ष के ऑफिशियल नेता राहुल गांधी ही हैं, नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी ने आज अपने वोट की चोरी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी वोट चोरी 2.0 की प्रस्तुति देते हुए यह प्रकाश डाला है कि उनका काम सिर्फ सरकार पर प्रेशर डालना है, दबाव डालना। लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं है, वो तो उनकी देशभक्ति और उनका बड़प्पन है। वो इसकी तनख्वाह ना मिलते हुए भी ओवरटाइम करके ये काम कर रहे हैं। तो अगर आपने भी स्कूल में नागरिक शास्त्र की किताब में या पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई में ये पढ़ रखा है कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र को भव सागर पार कराते हैं, तो अपनी आंखें मल के ज्ञान चक्षु फिर से खोल लीजिए, दिमाग के जाले झाड़िए, ये चेक कीजिए कि आपने गलत किताबें तो नहीं पढ़ ली थी। तो डेमोक्रेटिक ड्यूटीज पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज राहुल गांधी ने क्यों ऐसा बोला और कथित वोट चोरी की सियासत में आज उन्होंने देश के सामने क्या नई पेशकश दी है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन दिया था। आज उन्होंने कर्नाटक पर स्लाइड शो दिखाया। फर्स्ट राउंड में वो वोटर लिस्ट का बड़ा बंडल भी लेकर आए थे, वोटरों के नाम पते चेहरे दिखाए थे। तो आज उनकी ओर से कर्नाटक की आलंद सीट पर आलंद फाइल्स पेश की गई है। आरोप लगाया गया है कि 2023 में कर्नाटका में भी चुनाव आयोग ने चीटिंग की थी, कांग्रेस के 6018 वोटरों के वोट काटने की कोशिश की थी और एक फर्जी ऑनलाइन शिकायत के नाम पर कांग्रेस के इन वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए थे। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि वोट काटे गए थे, ये कहा कि काटने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कैसे इसका पता लगाया, इसकी कहानी भी विस्तार से सुनाई है और गवाह के तौर पर कुछ वोटरों को भी आज पेश किया। Booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted, and so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट। Some other force hijacked the process and deleted the vote. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है, लेकिन पहले आप राहुल गांधी की 4 बड़ी सूचनाएं जान लें जो आज उन्होंने देश को दी हैं। पहली ये कि नेता विपक्ष का काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है। दूसरी, चुनाव आयोग में उनके जासूस फिट हो चुके हैं। तीसरी, वोट चोरी पर न हलफनामा देंगे न कोर्ट जाएंगे। और चौथी, वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम विस्फोट अभी बाकी है। राहुल गांधी की चारों सूचनाओं के इनसाइड स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले आलंद फाइल्स को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि चुनाव 2 साल पुराना हो चुका है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आलंद सीट कांग्रेस पार्टी ने ही जीती थी। कांग्रेस के BR पाटिल ने 10,348 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। कर्नाटक की बिदर लोकसभा सीट में आलंद समेत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2024 के आम चुनाव में 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को ही बढ़त थी। यानी राहुल गांधी ने जहां वोट चोरी का आरोप लगाया, वो सीट कांग्रेस पार्टी ने ही हासिल की। और आरोप भी चोरी की नहीं, बल्कि चोरी की कोशिश का, उस जगह पर जहां कांग्रेस पार्टी जीती। अब सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग ने 2023 में चीटिंग की तो क्या सिर्फ आलंद में ही की? बीजेपी ने चोरी करवाई तो जीत क्यों नहीं पाई? 2023 में वोट चुराए तो 2024 में क्यों नहीं चुराए? फिर 24 में से बीदर की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे कैसे थी? राहुल गांधी ने कहा है कि 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी गईं, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब आयोग का जवाब सुने। उसने एक झटके में राहुल गांधी के अटैक को फेक यानी फर्जी बताया है। जवाब में कहा गया है
कि राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार हैं। ऑनलाइन वोट कोई डिलीट नहीं कर सकता है। वोटर हटवाने के लिए फॉर्म 7 अनिवार्य है। जिसका वोट करता है उसे सुनवाई का मौका मिलता है। आलंद में वोट काटने की नाकाम कोशिश थी। आलंद में चुनाव आयोग की ओर से ही बाकायदा एफआईआर करवाई गई थी। लेकिन वोट चोरी 2.0 की प्रस्तुति देते समय राहुल गांधी अपने आरोपों पर कायम रहे कि बीजेपी वोट चुरा रही है और चुनाव आयोग उससे मिला हुआ है। देश का लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में है। राहुल ने दावा किया है कि चुनाव आयोग में भेदियों की अब भरमार है और वोट चोरी पर कांग्रेस के ये खुलासे अब रुकेंगे नहीं बल्कि आगे भी बढ़ते जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। राहुल गांधी ने यह भी साफ किया कि आज का आरोप हाइड्रोजन बम नहीं है, उस पर तो काम चल ही रहा है। इसके साथ 3 बातें और बिल्कुल साफ करने की कोशिश की गई। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा वो नहीं देंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट भी राहुल गांधी नहीं जाएंगे। वोट चोरी के हर आरोप सार्वजनिक इसी तरह से लगाए जाएंगे। दरअसल 31 मिनट के वोट चोरी प्रेजेंटेशन के बाद सवालों के क्रम में राहुल गांधी ने खुद ही साफ कर दिया कि उनका काम सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना और दबाव बनाना है। लोकतंत्र को बचाने का असल ठेका सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। उनके बयान को जरूर सुनना चाहिए। आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। राहुल गांधी का ये बयान वायरल भी है और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी है। लोकतंत्र को बचाना विपक्ष की या विपक्ष के नेता की ड्यूटी नहीं है। अपने इतने साल की पत्रकारिता और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौरान हमने किसी भी विपक्षी नेता का ऐसा बयान नहीं सुना है। इसीलिए इसे डिकोड करने में एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम को काफी मेहनत लगानी पड़ी। संविधान से लेकर नागरिक शास्त्र की किताबों तक के संदर्भ पलटने पड़े। तो आज हमने बाबा साहब आंबेडकर की बातों से ही संदर्भ निकाला और उसका सारांश आपके सामने रखते हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर के पहिए हैं। सत्ता की जवाबदेही तय करने में विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष का काम सवाल के साथ संवैधानिक सुरक्षा भी है। लोकतांत्रिक संतुलन में विपक्ष भी बराबर जवाबदेह है। और ये तो आप भी जानते हैं कि संसद में प्रधानमंत्री के बाद सबसे अहम पद नेता विपक्ष का होता है। उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जो मोदी सरकार के 2 टर्म में किसी के पास नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास उतनी सीटें नहीं थीं। लेकिन अभी वो दर्जा 99 सीटें कांग्रेस हासिल करने के बाद राहुल गांधी के पास जा चुका है। वो नेता विपक्ष हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि लोकतंत्र बचाना उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी सिर्फ आरोप लगाने, दबाव बनाने की है। अब देखिए सत्ता पक्ष ने उन पर उनके इस बयान के बाद किस तरह से हमले किए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आ रहा हूं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या?
तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ रहे हैं। इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं। ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। जनहित के दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि राहुल गांधी के आनंद फाइल्स के जवाब में चुनाव आयोग ने भी आनंद फाइल्स जारी की है। 2023 में जिन 6018 वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, ये उसी का पूरा कच्चा और सच्चा चिट्ठा है जो थोड़ी देर पहले आयोग की ओर से जारी किया गया है। मोटे तौर पर दिखता है कि सवालों की तोप एक बार फिर से राहुल गांधी पर ही मोड़ दी गई है। वोट चोरी का बवंडर क्या सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें कैसे भी करके इसे मुद्दा बनाए रखना है। इसमें सियासी सवाल इस तरह से आगे आ रहे हैं कि अगर वोट चोरी होती रही तो 2024 में वाराणसी से पीएम मोदी की जीत का अंतर 1,52,000 क्यों रह गया, जबकि 2019 में वो 4,79,000 वोट से जीते थे। 2024 में अमेठी से स्मृति ईरानी 1,67,000 वोट से क्यों हारी, जबकि 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था। वोट चोरी जैसी कोई चीज होती तो 2024 में अयोध्या भारतीय जनता पार्टी क्यों हारती। फैजाबाद जैसी सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। 2024 में योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी को सिर्फ 50% वोट मिले, जबकि 2019 में 60% से ज्यादा वोट उसे मिले थे। वोट चोरी का आरोप साल 2024 का है, जिसको लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल दाग रहे हैं और कई ऐसे विधानसभा के आंकड़े भी उनकी ओर से रखे जा रहे हैं। और ये सवाल तो महीनों से पेंडिंग है कि कांग्रेस को एक ही वक्त महाराष्ट्र में ही वोट चोरी क्यों दिखी, झारखंड में क्यों नहीं दिखी। झारखंड जहां पर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, हरियाणा में दिखी लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं दिखी। अब बिहार में दिख रही है, लेकिन अगले साल बंगाल में अगर ममता बनर्जी फिर से जीत जाती हैं तो वहां दिखेगी या नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी 3 बार से लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी लकीर पर कायम हैं। उन्हें यकीन है कि इस देश में कोई उन्हें समझे या ना समझे, देश का जेन जी उन्हें जरूर समझेगा। लोकतंत्र बचाने की ऑफिशियल ड्यूटी से आज दोपहर को ही छुटकारा पाने वाले राहुल गांधी ने अभी शाम को ही भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेन जी का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने तिरंगे के आगे खड़े होकर फुल साइज का फोटो शेयर किया, जिसमें स्क्रीन पर लिखा है डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड और ऊपर मैसेज में लिखा है देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। और फिर नीचे लिखा हुआ है जय हिंद। इसको आपने गौर से पढ़ा होगा। संदेश साफ है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का असाइनमेंट राहुल गांधी ने जेन जी को सौंप दिया है। वो उन्हें ज्ञान देंगे और साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ जेन जी शब्द पर लोगों का ध्यान जाकर अटक गया है। सवाल उठ सकते हैं कि क्या वो नेपाल जैसी अराजक क्रांति को भारत में न्योता दे रहे हैं। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को जेन जी के नाम पर जो क्रांति हुई, जिसमें पूरा नेपाल जलकर राख हो गया, कई साल पीछे चला गया, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, सबको जला दिया गया। मंत्रियों के घर में आग लगाई गई। एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या राहुल गांधी के पोस्ट में जेन जी के नाम दिए गए इस न्योते में उसी अराजक आमंत्रण को नहीं माना जाएगा? जेन जी का मतलब है 1997 से लेकर साल 2010 तक के बीच पैदा हुए युवा, यानी 15 साल से 28 साल की उम्र के युवा। नेपाल में इन्हीं की आड़ में यह विद्रोह हुआ था। सवाल उठ सकते हैं कि क्या अपनी सोशल पोस्ट में राहुल गांधी का सिर्फ युवा और स्टूडेंट्स यानी छात्र लिखना काफी नहीं था? क्या जेन जी लिखकर वो विवाद पैदा नहीं कर रहे या फिर उकसावे को बढ़ावा नहीं दे रहे? क्योंकि याद दिला दें, नेपाल क्रांति के दिन भी भारत में कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने ऐसे सोशल पोस्ट किए थे जिसमें उनकी चाहतें साफ साफ नजर आई थी कि वो भारत में भी जेन जी क्रांति चाहते हैं। नेपाल को बिहार के बगल में ही बताकर तेजस्वी यादव भी सवालों में घिर गए थे। किसी जनरेशन को जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन एक्स
या जेन वाई किसी नाम से बुलाएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जेन जी का मतलब इस वक्त हाइड्रोजन बम से कम नहीं है, और ये वैसा बम नहीं है जैसा अभी तक राहुल गांधी फोड़ते रहे हैं। ये ऐसा बम है कि नेपाल की तरह अगर उकसावे की राजनीति यहां पर भी होगी तो आगे आने वाला वक्त यकीनन लोकतंत्र के लिए चुनौतियां पैदा करेगा। और राहुल गांधी ने आज के बयान में ये तो साफ ही कर दिया है कि लोकतंत्र को बचाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की है। अब आगे इस मसले पर क्या होता है, लगातार जनहित की हमारी टीम की नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए